Hello everyone, welcome back to our एनटीटी एग्ज़ाम चैनल। हम अपने इस चैनल पर एनआईओएस की समरी को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका आज हम 9th चैप्टर का पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट फर्स्ट करें। तो लेके माँ सरस्वती का नाम और शुरू करेंगे आज का अपना अध्ययन। प्रारंभिक वर्ष आगामी अधिगम का आधार, गुणवत्ता परक देखभाल के तरीके। अब जो प्रारंभिक वर्ष है हमारे बच्चे के, जैसे पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, जो ये प्रारंभिक वर्ष बच्चे के निकलते हैं, वही हमारे भविष्य के आगामी अधिगम है, जो आगे की लर्निंग है, उनके लिए बेस तैयार कर देते हैं। गुणवत्ता परक देखभाल के तरीके। अब हम बच्चे की क्वालिटेटिव तरीके से केयर कैसे कर सकते हैं, वो सभी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बच्चे शुरुआत से ही गुणवत्तापरक देखभाल और शिक्षा के अधिकारी होते हैं। देखभाल की गुणवत्ता का सीधा प्रभाव बच्चों को अधिगम और स्वास्थ्य संबंध बनाने की योग्यता एवं उनके इष्टतम विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था तीव्र विकास की अवधि होती है। ये जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम का आधार तय करती है। उच्च कोटि का ईसीसी कार्यक्रम छोटे बच्चों की शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक विकास हेतु सुरक्षा एवं पोषण वातावरण प्रदान करते हैं। मतलब वो हर सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रख के करते हैं, ना कि सिर्फ सिंगल एस्पेक्ट को ध्यान में रखना। मजबूत भविष्य की नींव तभी रखी जाती है जब हम हर एक पक्ष को ध्यान रखेंगे। छोटे बच्चों की दिनचर्या उनकी आवश्यकताओं, जिनमें उपयुक्त उद्दीपन, मतलब थोड़ा पुशिंग अच्छे से करना कि बच्चा अपना दिन शुरुआत कर सके खुशी से हर कार्य को, एवं आराम का समय भी सम्मिलित है कि अनुरूप होनी चाहिए। बच्चों के लिए एक सुरक्षित, पोषक और उद्दीपक वातावरण हेतु निम्नलिखित दिशाएं होनी चाहिए। मतलब क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है। बालक एवं देखभालकर्ता का कम अनुपात हो। अब जो ईसीसी का प्रोग्राम है, जो हमारी क्लासेस होती है, बाल वाटिका 1 2 3 जो भी होती है, प्री स्कूल, उनमें क्या होना चाहिए, बालक और देखभालकर्ता का कम अनुपात होना चाहिए। रेशियो कम होना चाहिए, जैसे 10 बच्चों पर एक टीचर, तभी एक टीचर प्रॉपर 10 बच्चों की देखभाल कर पाएगा, उन्हें अच्छे से पढ़ा पाएगा। समूह का छोटा आकार, अभिप्रेरित एवं संवेदनशील देखभाल करता हो, मोटिवेटेड हो, वो सेंसिटिव हो, देखभाल करता है और बच्चे में सकारात्मक अंतःक्रिया होनी चाहिए। आयु के अनुरूप उच्च क्रियाशील गतिविधि, मतलब एज स्पेसिफिक के ही हम अकॉर्डिंग एक्टिविटीज कराएंगे। उद्दीपन सामग्री, जैसे कि ब्लॉक से खेलना, रंग मोती पिरोना, ये सभी एक्टिविटीज हम करा सकते हैं, जो बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को भी डेवलप करेंगे, उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन को भी बेहतर करेंगी। स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा की आदतें बच्चे में हम शुरू से ही डाल सकते हैं कि कैसे खाना खाएं, खाना खाने से पहले हाथ धोना है। तो छोटे छोटे स्टेप ही बच्चे के भविष्य को आधार प्रदान करेंगे। नियमित व्यावसायिक विकास के लिए अवसरों सहित प्रशिक्षण कर्मचारी, मतलब जो उन्हें पढ़ाते हैं उनको भी हमें वर्कशॉप्स दे देनी चाहिए कि बच्चों को हम कैसे और बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। बच्चे की अच्छी देखभाल करने के लिए और कौन कौन से तरीके हैं जो हम ध्यान रख सकते हैं। अब रुचि, जिज्ञासा और अभिप्रेरणा का भी हमें बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। शुरुआती वर्ष वह समय है जब हम बच्चों के भविष्य की कल्पना करते हैं। हम बच्चों की रुचियों पर ध्यान नहीं देते। रुचि ऊर्जा का वह रूप है जिससे बच्चों की जिज्ञासा के साथ साथ कार्य करने की अभिप्रेरणा एवं दिशा निर्देशन मिलता है। मतलब बच्चों के इंटरेस्ट किस चीज में है उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट पेरेंट्स इसको, टीचर्स इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। बट बच्चे की जिस चीज में रुचि होगी, बच्चा उस तरफ आकर्षित होगा ही, उसकी जिज्ञासा उसी कार्य में होगी। तो हमें रुचि का ध्यान रखना है, बच्चे की जिज्ञासा का और अभिप्रेरणा का भी। रुचि वह निरंतरता केवल बाल्य अवस्था में संवेगात्मक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, अपितु जीवन पर्यंत महत्वपूर्ण है। रुचि के बिना न तो जिज्ञासा हो सकती है, न ही खोजबीन और न ही वास्तविक अधिगम। तो आपको पता चला इंटरेस्ट छोटे बच्चे से ही कितना मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, रुचि, जिज्ञासा, अभिप्रेरणा बच्चे के देखभाल में सहायता करेंगी, बच्चे के डेवलपमेंट में? तो बिल्कुल करेंगी भाई, हमने अपने एनओएस की समरी में पढ़ा है, ऑथेंटिक मटेरियल है। शिशु अपनी माता तथा देखभालकर्ता के चेहरे, विशेषता उनकी आंखों के प्रति सर्वाधिक रुचि रखते हैं। जल्दी
ही वे उन वस्तुओं में रुचिकर हो जाते हैं जो रंगीन, गतिमय, तालबद्ध एवं लयबद्ध। इसलिए बच्चों को राइमिंग वाली स्टोरी क्यों सुनाई जाती है? क्योंकि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है। छोटे बच्चे अपनी जिज्ञासा और रुचि के कारण ही चौंका देने वाली गतिविधियां और वार्तालाप भी करते हैं। यदि देखभाल करता चीजों और घटनाओं के प्रति जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं और उनकी व्याख्या भी प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे जिज्ञासु और अभिप्रेरित होते हैं। तो आपको पता चला इंटरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। और इंटरेस्ट होगा तो ही बच्चे में जिज्ञासा आएगी, और जब जब बच्चे में क्रियोसिटी होगी तो वो ऑटोमेटिक मोटिवेटेड फील करेगा ही। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अब संबंध बनाना बच्चे के लिए और देखभालकर्ता के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बच्चों में आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, स्वास्थ्य के विकास के लिए सकारात्मक संबंध आवश्यक हैं। वयस्कों के साथ विश्वसनीय संबंध होने पर बच्चे आत्मविश्वासी और सुरक्षित अनुभव करेंगे और उनमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। देखभालकर्ता के साथ अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे हिस्सेदारी, सहयोग और एक दूसरे का सम्मान करना जैसे सामाजिक कौशलों को सीखते हैं। इसलिए सभी बच्चों के साथ संबंध, अभिभावकों को, पेरेंट्स को, देखभालकर्ता को, घर के प्रत्येक सदस्य को मधुर बनाने चाहिए। खेल एवं आनंदमय अंतःक्रियाएं। खेल तो बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता होगा। लास्ट में हम पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे कि चैप्टर में ओवरऑल किस पॉइंट में क्या कहा गया है, जिससे आपको मतलब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाएगी अगर आपको अभी थोड़ा समझ कम आ रहा है तो। क्योंकि ये चैप्टर्स हमारे थोड़े अब बड़े चालू हो गए हैं तो इनको समझने के लिए थोड़ा आपको भी मोटिवेटेड रहने की जरूरत है। खेल एवं आनंददायी अंतःक्रियाएं। जन्म से ही बच्चे को नई नई चीजों की जानकारी करना और खोजबीन करना आनंददायक लगता है। शुरुआत इसलिए आपने देखा भी होगा बच्चे हर चीज को खोलने का ट्राई करते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, सारी चीजें फैला देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिज्ञासु हैं, हर चीज को जानना चाहते हैं। वे अपने शरीर का प्रयोग जैसे कि अपने हाथों और पैरों को पटकना अपने मार्ग प्रदर्शन के लिए करते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे नई रचनाओं और सामग्री और संसाधनों की खोजबीन करने लगते हैं। तो बच्चों के लिए खेल, आनंदमय प्रक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। लाभदायक क्यों है अब वो देखते हैं। संवेदी खेलों द्वारा मस्तिष्क का विकास होता है जिसका प्रभाव अधिगम, स्मृति, मेमोरी, जटिल कार्यों को पूरा करने में योग्यता पर पड़ता है। खेलों द्वारा भाषा का विकास भी होता है और बच्चे लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा ही। बच्चे दुनिया के विषय में बात करने के नए नए तरीके सीखते हैं। नए अनुभव, वस्तु, गति और कविताओं को सुनना आदि भाषाई विकास को प्रोत्साहित करते हैं। और बच्चे खेल खेल में प्रभावशाली ढंग से वार्तालाप करना सीख जाते हैं कि हमें समाज में लोगों से, पेरेंट्स से कैसे बात करना है। अगर हम खेल खेल में कोई चीज सीखते हैं ना तो उसका मतलब जो एक थोड़ा टेंशन वाला स्टेट आता है ना कि हाँ मुझे इस चीज को सीखना है, वो सब बच्चे पे नहीं पड़ता क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता कि वो ये सारी चीजें सीख रहा है क्योंकि वो तो खेलने में मस्त है। तो इसलिए खेल के द्वारा बच्चे की हर एक एस्पेक्ट का डेवलपमेंट होता है। स्पर्शीय संवेदना मतलब स्पर्श करना, टच करने से रिलेटेड। संवेदी खेलों के दौरान बच्चे वस्तुओं को स्पर्श कर द्वारा पहचानते हैं। जैसे आंखों पर पट्टी बांध के बच्चे टच करके देखेंगे वेजिटेबल्स को तो बताएंगे ये कौन सा वाला वेजिटेबल है, जिससे उनके विशेष गति कौशल जैसे दबाना, खींचना, धकेलना, फेंकना आदि कौशलों का विकास होता है। संवेदी खेलों से बच्चों के विचार प्रक्रिया, समझ और तार्किक बुद्धि सुदृढ़ होती है जो कि उनके संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। नवीन सामग्री के प्रयोग द्वारा बच्चे नई संकल्पनाओं को समझते हैं। सामूहिक गतिविधियों द्वारा सामाजिक वार्तालाप को प्रोत्साहन मिलता है। सकारात्मक संवेदी खेलों का वातावरण बच्चों को दूसरों के साथ प्रभावशाली ढंग से अंतःक्रिया करने एवं स्वयं कार्य करने के लिए भी मदद करता है। जैसे चित्रकारी बनाना सामाजिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए लोकप्रिय खेल है। मिट्टी अथवा पानी के खेल खेलना। सक्रिय संवेदना खेलों से बच्चे अपने और अपने शरीर के प्रति अधिक जागरूक होते हैं जिससे उनमें आसपास के वातावरण की बेहतर समझ होती है। लयबद्ध और देखभाल जो बच्चे को प्रभावित करेगी। नियमित दिनचर्या का अपना महत्व होता है। अब एक रूटीन होता है जिसका अपना एक इम्पोर्टेंस होती है क्योंकि इससे बच्चे में सुरक्षा और अपने वातावरण पर नियंत्रण की भावना आती है। नियमित दिनचर्या बच्चे को अपने आने वाले परिवर्तनों के लिए संवेगात्मक रूप से इमोशनली तैयार कर देती है। ये बच्चों की अनपेक्षित परिवर्तनों से सुरक्षा करती है क्योंकि
परिचित कार्यक्रम, दिनचर्या अथवा वस्तु परिवर्तन के समय बच्चे में नियमितता, स्थायित्व एवं शांति का भाव लाते हैं। शिशु सुबह और शाम नहीं समझते, आपको भी पता होगा, किंतु देखभाल गतिविधियों से वे समय, क्रमबद्धता अथवा शाश्वतता को समझने लग जाते हैं। जैसे कि बच्चे को पता है कि इसके बाद मुझे खाना मिलेगा, इसके बाद मुझे नहलाया जाएगा, इसके बाद मुझे सुलाया जाएगा, तो ये क्या है कि बच्चे की दिनचर्या बन जाती है जो बच्चे को सुरक्षित फील करवाती है। जैसे कि यह बच्चों शाम को रोता है यदि इसके पापा के काम से लौटने में देरी आ जाती है, अथवा माता से कहा कहा जाता है कि 4 बजे तक आ जाना, नहीं तो तुम्हारा बच्चा बेचैन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को उस समय अपनी माता के साथ समय बिताने का नियम पता है, इसलिए ऐसा होता है। जन्म के समय से ही बच्चे दुनिया को जानना चाहते हुए प्रतिदिन नियमित चरणबद्ध देखभाल से उन्हें अपेक्षित और संतुष्टि प्रदान करते हैं। छोटे बच्चों के लिए हर दिन अधिगम एवं उत्साह से भरा होता है और उनकी दिनचर्या उनके कौतूहल को शांत करता है। देखभाल हेतु वातावरण के प्रकार। अब बच्चे की देखभाल 2 प्रकार के वातावरण में होती है, पारिवारिक, गैर पारिवारिक। नवजात शिशु एक बच्चे की देखभाल अधिकांशतः घर पर ही होती है, किंतु अनेक कारणों जैसे कि कामकाजी माता पिता, एकल अभिभावक अथवा संस्थान में बच्चे आदि कुछ कारकों के कारण बच्चे का पालन पोषण हेतु पारिवारिक देखभाल के अतिरिक्त गैर पारिवारिक वयस्कों द्वारा देखभाल की जाती होती है। इन वयस्कों को बच्चों की देखभाल हेतु विशेष रूप से प्रत्येक बच्चे तक पहुंच बनाने के महत्व को समझने के लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक होता है। बच्चों की देखभाल को 2 भागों, केंद्र आधारित देखभाल, घर आधारित देखभाल में बांटा जा सकता है। याद रखना कि बच्चे की देखभाल को एनआईएस की समरी ने 2 भागों में बांटा है, केंद्र आधारित देखभाल और घर आधारित देखभाल। बाल्य देखभाल गृह से सामान्यतः बच्चों के छोटे समूह की सुविधा प्रदाता के घर पर देखभाल की जाती है, जबकि केंद्र अघरेलू वातावरण में बच्चों के बड़े समूह को सेवा प्रदान करते हैं। रिश्तेदार जैसे चाचा चाची, भाई बहन आदि गैर रिश्तेदारों के द्वारा की जाने वाली देखभाल के में अंतर होता है। गैर रिश्तेदार देखभाल करता घर में, पड़ोस में अथवा मित्र हो सकते हैं। गैर रिश्तेदार देखभाल करता में कौन कौन आएगा, याद रखना इम्पोर्टेंट है। घर के पड़ोसी, घर में पड़ोस में अथवा मित्र हो सकते हैं जो बच्चे के घर पर आकर अथवा अपने घर पर बच्चे की देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। व्यवस्थित बाल देखभाल की श्रेणी में कौन आएगा? क्रैच, डे केयर केंद्र, प्री स्कूल, बाल्य देखभाल केंद्र, नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन और प्री प्राइमरी स्कूल सम्मिलित हैं। अब जो व्यवस्थित बाल देखभाल में क्या आएगा? हमारे डे केयर मतलब ये जो भी हमारे स्कूल्स हैं वो आएंगे। कभी कभी नियमित नियोक्ता अथवा अपने कर्मचारियों के बच्चों को देखभाल हेतु कार्यस्थल पर अथवा कार्यस्थलों के समीप डे केयर की सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। आपको याद रखना है कि 2 पार्ट में बांटा, केंद्र आधारित देखभाल और घर आधारित देखभाल। यहाँ पर गैर रिश्तेदार देखभाल करता कौन होते हैं, व्यवस्थित बाल देखभाल करता में कौन कौन आएंगे, बस ये 2 पॉइंट्स याद रखने। अब देखभाल करता अभिभावक और शिक्षक और बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। अभिभावक, शिक्षक एवं बच्चे ऐसी गतिविधियां अभिभावक, शिक्षक एवं बच्चे एक ऐसे गतिशील त्रय है जिनमें घनिष्ठ संवाद होना अति आवश्यक है। उनके बीच एक कनेक्शन होना इम्पोर्टेंट है। अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों के हितों का ध्यान रखने हेतु दल के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है, मतलब एक टीम वर्क की तरह काम करे, सभी मिलकर एक साथ बातचीत करके। अभिभावक, टीचर्स, अभिभावक एक शिक्षक दोनों ही उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु पोषक वातावरण निर्मित करना होता है। उन्हें अब बच्चों के कौशल और संसाधनों को विकसित करना चाहिए ताकि वे सफल व्यक्ति बनकर अपने सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ा सकें। शुरुआती वर्षों में के दौरान बच्चों की नियमित आवश्यकताएं होती है। परिवार का निस्वार्थ प्रेम चाहिए, बच्चे को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण हो, सहयोगात्मक शिक्षक एवं देखभाल करता, अन्य बच्चों के साथ खेलने के अवसर, आत्मविश्वास और उच्च आत्मसम्मान, उपयुक्त मार्गदर्शन एवं अनुशासन। अब अभिभावक और शिक्षक के बीच एक अच्छा संबंध होना चाहिए ताकि पेरेंट्स बच्चे को
ताकि पेरेंट्स बच्चे की हर एक बात टीचर्स को बता सकें और टीचर बच्चे की बातें पेरेंट्स को बता सके, जिससे उन दोनों में संबंध रहेगा तो बच्चे का हम और अच्छे तरीके से डेवलपमेंट और उसकी कमियों को दूर कर पाएंगे। देखभाल केंद्र में बच्चों के समूह को संभालना होता है, अतः उन्हें अभिभावकों से निरंतर संपर्क बनाए रखना चाहिए। अभिभावकों के साथ कार्यशाला के रूप में अथवा सामूहिक रूप से भेंट करना लाभप्रद होता है। अभिभावक शिक्षक संवाद के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं भाई? पेरेंट्स डेली स्कूल आ जाएं, अगर पेरेंट्स नहीं आ सकते तो कभी कभी टीचर्स भी बच्चे के घर जा सकते हैं, जिससे बच्चे का टीचर्स के साथ अच्छा से बॉन्ड बनेगा। या फिर फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, या स्टेटस दिखाकर अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ के, ये सभी न्यू न्यू तरीके हैं जिनसे हम पेरेंट्स के साथ संपर्क में रह सकते हैं। अभिभावक शिक्षक ईमेल, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, एसएमएस, फ़ोन तकनीकों के माध्यम का प्रयोग करके एक दूसरे के साथ संपर्क में रह सकते हैं। बच्चे एवं देखभाल मान्यताओं के विषय में उनकी अवधारणाएं। अब बच्चों की देखभाल से रिलेटेड कुछ मान्यताएं हैं जिसके बारे में बताया गया इसमें, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। बच्चों के पास अभिव्यक्ति हेतु व्यापक शब्दकोश नहीं होते, फिर भी वे आकरण, रोककर अथवा चिड़चिड़े द्वारा अपने परेशानियों और असुखद अनुभवों को व्यक्त कर देते हैं। वास्तव में बच्चों द्वारा प्रदर्शित असामान्य क्रियाओं के प्रति शिक्षक एवं अभिभावकों को संवेदनशील प्रक्रिया द्वारा बच्चों का तनाव कम करने में सहायता होती है। एक बच्चा जिसकी आयु 18 माह है परंतु देखने और क्षमताओं में वह केवल 8 माह का प्रतीत होता है, वह बच्चा हल्की सी आवाज पर और शोर से डर से कांप जाता है और किसी विवेचक के पास जाने का प्रयास नहीं करता। देखभालकर्ता ने देखा कि बच्चा दूध पीने के समय भी पूर्ण सहयोग नहीं देता है। प्यार से मुनहार करने पर बच्चे ने प्रत्युत्तर दिया। दिन समाप्त होने तक बच्चा देखभालकर्ता की गोद में चला गया और कुछ दिन में उसने लगाव महसूस करने लगा। कुछ ही दिनों में वह आत्मविश्वासी बन गया और नियमित निर्देश पाकर वह सहयोगात्मक व्यवहार करने लगा। 4 माह पश्चात बच्चा अपनी आयु के अनुसार नियमित क्रियाकलाप एवं गतिविधियों में सफलतापूर्वक करने लगा। इसलिए बच्चे को प्यार की कितनी आवश्यकता होती है इस वाले एग्जाम्पल से हमें अच्छे से पता चल गया। आप ये सारा पढ़ सकते हैं, इजी है। अभिभावक एवं शिक्षकों को एक दूसरे के विरोधी के रूप में नहीं बल्कि एक टीम के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होती है। घर आने पर बच्चे बातें करने के लिए उत्सुक रहते हैं, उस समय पर अभिभावकों को बच्चों को बातों को सुनना चाहिए। अभिभावकों को प्रकृति को समझने का प्रयास करना चाहिए। अध्यापिका मुस्कुराती नहीं है, मैंने स्कूल में कुछ नहीं किया, मेरे बारी नहीं आई। बच्चों की बातों को हम महत्व देंगे तभी बच्चा बातों को अच्छे से समझ पाएगा। तो आज का हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आप सब ये समराइज फॉर्म को पढ़ लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कल हम 11 चैप्टर करेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।